हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, काफी लोगों का ये सवाल है ना कि सर ये स्टॉक मार्केट की रैली कब रुकेगी, एफआईएस अपना पैसा कब लगाना बंद करेगा, कब मार्केट गिरेगा। तो इसका आंसर मैं आपको इस इकोनॉमिक्स के थ्रू देने वाला हूं। अगर ये इकोनॉमिक्स समझ गए ना तो स्टॉक मार्केट का गेम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स समझनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखो, एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी स्टॉक मार्केट का पूरा गेम समझने के लिए। तो सर देखो, पहले मैं पूछता हूं कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है। तो आंसर होगा सर बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं, डिमांड एंड सप्लाई के साथ में लिक्विडिटी भी उतना ही रोल निभाती है। मान लीजिए अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो सर लैपटॉप खरीदना है, आपकी डिमांड है, सप्लाई है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर, तो सर अगर लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए तो प्राइस इंक्रीजेस, हेंस इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? कैन आरबीआई डू एनीथिंग फॉर डिमांड एंड सप्लाई? नथिंग। आरबीआई डिमांड एंड सप्लाई को छेड़ नहीं सकता है, बट they can control liquidity. अब if RBI is able to reduce liquidity in the market, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा तो लोग गुड्स कम खरीदेंगे, इसका मतलब इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। अब मार्केट में लिक्विडिटी कौन क्रिएट करता है? बैंक्स। अगर बैंकों को आरबीआई कंट्रोल कर पाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। तो आरबीआई कैसे बैंकों को कंट्रोल करेगा? टू बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इसका स्पाइरल इफेक्ट ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब पूछोगे कैसे? तो सर रेपो रेट है क्या? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, यानी बैंक जो कर्जा लेते हैं आरबीआई से, उसको जिस रेट पे लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब जो आपका जो लोन लेते हो, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है जिसको एमसीएलआर बेस पर होता है, एमसीएलआर रेट और बेस रेट होता है, उसमें आपका रेपो रेट का कैलकुलेशन भी होता है। यानी अगर रेपो रेट बढ़ेगा, यानी जो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट है, बैंक जिस रेट पर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में पार्ट है। तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देगा, साथ ही में जो एमसीएलआर और बेस रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से लोन लेना महंगा हो जाएगा, बैंकों को भी लोन लेना महंगा हो जाएगा क्योंकि उनको आरबीआई से ज्यादा रेट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। साथ ही में जो जनरल पब्लिक है, आप और हम लोगों को भी लोन लेना महंगा हो जाएगा क्योंकि एमसीएलआर रेट में जो रेपो रेट है वो बढ़ गया है। तो पीपल विल टेक लेसर लोन्स, हेंस डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन विल स्टेबलाइज। अब इस बात का उल्टा भी तो सच है ना, रिवर्स इज आल्सो ट्रू। अगर व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स तो इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड सो दैट लोन बिकम्स चीपर and more loans are borrowed and demand will increase. This is the current situation after the COVID-19. मतलब यार अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, जिसकी वजह से जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा, बैंक भी ज्यादा लोन लेगा, कॉर्पोरेट्स भी ज्यादा लोन लेंगे, आप भी और हम लोग भी ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि लोन सस्ता मिल रहा है। तो डिमांड बढ़ेगी, जो कि अभी करंट सिचुएशन है कोविड-19 के पास, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास पैसा नहीं था तो उन्हें लोन लेना है, तो आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। सो व्हेनेवर देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरेस्ट रेट्स हमेशा कम होते हैं। 1987 ले लीजिए, 2001 ले लीजिए, 2008 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू मेंटेन डिमांड बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स। अब व्हाट्स हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है? तो सर इन द फियर ऑफ क्राइसिस आफ्टर कोविड-19 ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज स्पेशली यूएस आर डूइंग अ फॉलोइंग। आप लगभग ये काम कर रही है, उन्होंने स्टिमुलस पैकेजेस निकाल दिए, यानी लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा दे दिया, इंडिविजुअल्स के हाथ में, कॉर्पोरेट्स के हाथ में। किस तरीके से? बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम और ये स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी ताकि लोगों के पास पैसा जाए। दूसरा उन्होंने क्या करा? इंटरेस्ट रेट्स, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को जीरो के नियर अबाउट कर दिया है। मतलब अभी जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स है इट इज क्लोज टू जीरो, सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सके, डिमांड बने, कॉर्पोरेट ज्यादा से ज्यादा सस्ता लोन ले, और वो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चला दिए। मतलब यूएस ने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चला दिए, $120 बिलियन ऑफ बॉन्ड्स ईच मंथ। यूएस इज बाइंग $120 बिलियन ऑफ बॉन्ड्स ईच मंथ एंड गिविंग कैश टू द मार्केट, लिक्विडिटी दे रही है, स्पेशली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड्स हु आर सेलिंग द बॉन्ड्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बॉन्ड्स बेच रही है उसको बेसिकली यूएस फेड खरीद रही है ताकि सिस्टम में लिक्विडिटी बन सके। अब
लोगों के पास पैसा, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा, क्योंकि उन्हें सस्ता लोन मिल रहा है, तो ऑल हैव मनी, सबके पास पैसा है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग करेंगे क्या इस पैसे का। तो देखो, अगर जैसे कि यूएस मार्केट में या मतलब नॉर्मली इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट जीरो के पास है, इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री इज क्लोज टू जीरो, वहां पे अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको तो कुछ रिटर्न्स मिलने वाला नहीं है। तो वो सारा का सारा पैसा जितना भी लिक्विडिटी है सिस्टम में वो जाएगा इक्विटी में या कमोडिटीज में। अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे यूएस में, या वो इमर्जिंग मार्केट में लगाएंगे। इमर्जिंग मार्केट यानी इंडिया। वाई इंडिया? इंडिया क्यों? वाई नॉट यूएसए? डोमेस्टिक क्यों नहीं? आंसर इज डॉलर। अब लोअर डॉलर ड्राइव्स इमर्जिंग मार्केट ट्रेड। अगर डॉलर की वैल्यू कम होती है तो उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट में जो ट्रेड होती है वो बढ़ती है। बट लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई डॉलर फॉल्स। डॉलर क्यों गिरता है, आप ये समझिए पहले। तो सर देखो, अगर फेडरल कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा डॉलर, सप्लाई करता रहेगा मार्केट में, तो सप्लाई डॉलर की ज्यादा होगी यानी डॉलर गिरेगा, यानी जितना ज्यादा डॉलर प्रिंट होगा उसकी इतनी कम वैल्यू होगी। तो लोअर डॉलर इज पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। अगर डॉलर कम होगा तो वो इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव है फॉर द इंडियन इक्विटी मार्केट। मतलब $1 जो पहले 75 रुपीज का था, वो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो हाउ डज दिस हेल्प? कैसे हेल्प करेगा? तो जो इमर्जिंग मार्केट कंपनीज होगी जिन्होंने लोन लिया है, जैसे आईटी कंपनीज जो बाहर से डॉलर में लोन उठा रही है, दे विल हैव टू पे लेस रुपीज। पहले 75 रुपीज देना पड़ रहा था, अब 70 रुपीज देना है फॉर एवरी डॉलर लोन टेकन, हेंस इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। और यही वजह है जितनी भी आईटी कंपनीज है, जितने भी इंटरनेशनल फंड्स है, सबके अभी 6-7 महीने में, 8-8 महीने में, 1 साल के अच्छे रिटर्न्स है। रीजन सेम है, क्योंकि उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मतलब है उनके पास जो लोन था, जो डॉलर्स में लिया हुआ है या जो आउटसोर्स कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको कम पैसा देना पड़ रहा है, यानी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। एंड दिस इज द रीजन इंटरनेशनल फंड्स और जितने भी आपकी आईटी कंपनीज है और मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड जिनका एक मेजर रेवेन्यू पार्ट है, उन सबके रेवेन्यूज बढ़े हैं और उन सबके रेवेन्यूज की वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस में भी वो जंप दिखाया आपको। तो मान लीजिए, इमेजिन एफआईएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $1 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू 75 रुपीज थी। सो उन्होंने पहले क्या किया, डॉलर को कन्वर्ट करा, 75 रुपीज में वो कन्वर्ट हो गया। अब वो 75 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए उस 75 रुपीज की वैल्यू 82.5 रुपीज हो गया, यानी 10% का इंक्रीमेंट हो गया, 10% का इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स कमा लिया। अब जब एफआईएस इस पैसे को वापस उठाएगा मार्केट से, खींचेगा इंडियन इक्विटी मार्केट से, तो वो 82.5 को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अगर जो पहले डॉलर 75 का था, अगर वो 70 रुपीज का हो गया है, तो वो दे विल रिसीव इन डॉलर्स $1.18, यानी पहले $75 का उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा था और अब वो 70 रुपीज का उनको वापस मिल रहा है। तो यानी उनको अब 82.5 पर $1 ना मिलके $1.18 मिल रहा है, यानी रिटर्न ऑफ 18%। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 10% रिटर्न है, लेकिन ये डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है और डॉलर गिर गया है, तो अब उनको $1.18 का रिटर्न मिल रहा है, यानी 18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहां 10% रिटर्न मिलना था, वो 18% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, विच इज वाई अ फॉलिंग डॉलर इज अ बून फॉर एफआईआईस। इसी वजह से जब भी मार्केट में डॉलर गिरता है, एफआईआईस खूब दबा के पैसा लगाती है। इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जर्वेशन है। देखो 2020 में 2020 में जो लिक्विडिटी सिस्टम में क्रिएट की गई है, दिस इज मोर 6 टाइम्स मोर देन द 2008 में जो बेसिकली लिक्विडिटी सिस्टम में क्रिएट की थी, उससे 6 गुना सिस्टम में अभी लिक्विडिटी है 2020 में। एवरी 1 पॉइंट ड्रॉप इन डॉलर इंडेक्स इज वर्थ एटलीस्ट $3 बिलियन इन एफआईआईस इनफ्लोस, यानी डॉलर इंडेक्स फ्रॉम इट्स पीक्स ऑफ 103 रुपए के करीब का था डॉलर इंडेक्स मार्च में, जो कि अभी लगभग 90 के आसपास का है। तो भैया दिस रैली इज नॉट स्टॉपिंग टिल डॉलर स्टार्ट्स मूविंग अप, यानी डॉलर जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक ये इंडियन इक्विटी रैली नहीं कम होने वाली है, और इट इज मच एक्सपेक्टेड कंटिन्यू रहेगी थोड़े टाइम तक, जब तक डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और यही इसका आंसर है कि भैया एफआईएस क्यों पैसा लगा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में रैली क्यों दिख रही है। तो जब तक सिस्टम में लिक्विडिटी है, और सिस्टम में लिक्विडिटी का मतलब जब तक डॉलर की वैल्यू कम है, डॉलर जब तक बढ़ेगा नहीं,
तब तक ये रैली मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। मैंने बहुत बेसिक नॉर्म में पूरी इकोनॉमिक्स समझाई है आपको, फिर भी आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। इस पूरी वीडियो का ये जो पूरा पीडीएफ है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि ये पूरी इकोनॉमिक्स आप बार बार पढ़ो, ये पूरी थ्योरी समझ लो। अगर ये थ्योरी समझ गए ना आप, तो स्टॉक मार्केट का पूरा गेम, एफआईएस क्यों पैसा लगा रहा है, स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है, डॉलर क्यों गिर रहा है, सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ ये थ्योरी और इकोनॉमिक्स समझाना जरूरी थी। और इससे अच्छा मोटिव, इससे अच्छा ऑप्शन मुझे लगा नहीं कुछ अच्छे तरह से समझाने का। अदरवाइज मैं आपको आके बताता ग्राफ में और सब चीजों में, तो वो समझ में नहीं आता। ये थ्योरी आप बार बार पढ़ो, समझ में आएगी। फिर आज के लिए इतना ही था, नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।